लोग जो कार्बनिक रसायन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज उसमें हम लोग एक विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आईयूपीएसी का नामकरण पद्धति। तो जाहिर है कि नामकरण का पद्धति आईयूपीएसी जो है, जिसका कि तुम्हारा फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम तुम क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, 10वां क्लास में भी दिया हुआ है। आईयूपीएसी एक संस्था है जिस आईयूपीएसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति बनाई है, जिसे दुनिया के सभी देशों के द्वारा सभी देशों में अपनाई जाती है। और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जहाँ तक ही बोले थे, तो इसको फुल फॉर्म को लिख देते हैं आईयूपीएसी का, इसको याद भी कर सकते हो। तो आईयूपीएसी का फुल क्या हो गया? आई से हो गया इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तुमको इसका फुल फॉर्म हो गया। यह संस्था है जिसका कि तुमको हेडक्वार्टर जो तुमको पेरिस के पास है, फ्रांस में। और इसका ये जो तुम्हारा है, यह जो तुमको इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स एक संस्था है, उसी का एक केमिस्ट्री का भाग है ये। और ये का नामकरण के अलावा केमिस्ट्री में जो कि और भी पद्धतियां हैं, किस चीज को धनात्मक मानना है, किसको ऋणात्मक मानना है, और भी जहां भी पद्धतियां होती है केमिस्ट्री के संदर्भ में, रसायन शास्त्र के संदर्भ में, जिसको आईयूपीएसी निर्धारित करती है। और यह जो संस्था है, जिसका जो मैंने कहा हेडक्वार्टर तुमको कहां पर है, फ्रांस में है, और वहीं पर से ये पद्धति अपनाई जाती है और सभी देश इसको अपनाते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, तो जो सामान्य नामकरण, जो कॉमन नामकरण की विधि है, वह सब बहुत से यौगिकों के लिए बहुत से इस प्रकार से होगा। एक तो बहुत अधिक यौगिक हैं, सबका नाम रखना वह भी बहुत कठिन है। और जो अगर नाम कोई अगर एट रैंडम यूं ही दे दिया जाए बिना किसी और उसके ओरिजिन पर या उसके किसी चीज पर, तो दूसरों को याद करना उसे काफी कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक विधि ही अपना ली गई जिसके आधार पर नाम करते हैं, और विधि को समझ करके हम किसी का यौगिक का भी नाम लिख सकते हैं। और एक कार्बनिक यौगिक एक नाम, उसका दो नाम नहीं हो सकता है। एक कार्बनिक यौगिक का एक ही नाम होगा, ये नारा है आईयूपीएसी का, और इसलिए हर कार्बनिक यौगिक का अपना एक यूनिक नाम है। तो वो पद्धति नियम उसको समझ लेंगे तो हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं। तो अभी जो आईयूपीएसी के नामकरण के लिए जो हम लोग एक एल्केन का नामकरण करेंगे, एल्केन के लिए एल्केन का नामकरण पहले पढ़ेंगे। एल्केन का नामकरण, एल्केन जो सबसे पहला जो तुम्हारा है एल्केन, जिसमें कि एकल बंधन होता है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें
कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ, जिसमें वैसे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन रहते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है, एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2 होता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। जैसे कि एक कार्बन हो गया तो एक रखेंगे, एक कार्बन का नाम हो जाएगा CH4 हो गया, तो C का मान N का मान 1 रख देंगे तो एक कार्बन का हो गया। तो उसके लिए जैसे नाम लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन के लिए हो गया CH4, तो इसका नाम होता है मीथेन। एक कार्बन के लिए क्या हो गया? मीथेन। 2 कार्बन होगा तो इस नाम को याद करना होता है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C2H6, इसका नाम हो गया एथेन। उसके बाद 3 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा? C3H8, इसका नाम हो गया प्रोपेन। C4H10, देखो सब में CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? C4H10 का नाम याद भी क्या होगा क्लास 10 में? ब्यूटेन, BUTAN इंग्लिश में होता है। C5H12, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। चलो तो यहाँ 5 इधर लिख दिए, 5 इधर लिख देते हैं, 5 10 तक लिख देंगे, तो ये हो गया तुमको पेंटेन। चलो तो अब है मीथेन हो गया, तो इधर पे हो जाएगा C, कितना हो जाएगा? C का 6 और H का 14, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेक्सेन। C7H16, हेप्टेन। C8H18, ऑक्टेन। C9H20, नोनेन। C10H22, डेकेन। उसके बाद है अनडेकेन, 2 डेकेन, 11 के लिए अनडेकेन, 2 डेकेन, 20 के लिए आयोशीन, ऐसा करके नाम तुम्हारा होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका नामकरण पद्धति हो गया तुम्हारा। नाम का मतलब तुम्हारा ये 1 2 3 इसीलिए जितना कार्बन का संख्या होगा उसके मुताबिक ये नाम होगा। अब हम लोग देखते हैं शाखा का नामकरण। तो जो शाखा जो तुम्हारा होता है, एल्कील समूह जिसको कहते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा तुमको? शाखा तुम्हारा जो नाम होगा उसका नामकरण देखते हैं, एल्कील समूह। चलो इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, उधर लिखने में दिक्कत भी हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा जगह उधर गया हुआ है, तो इसको मिटा देते हैं। तो एल्कीन का ये IPSC पद्धति हुआ जिसमें कि ये नाम तुमको सबका याद हो जाएगा, इसको नोट डाउन करो। तो एल्कीन का तुमको नामकरण पद्धति अभी बता रहे हैं IPSC का। IPSC जो संस्था है उसका फुल फॉर्म ये सभी देख लिया होगा। और अब तुमको जो है इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़ का, इसमें देखेंगे कि
एल्कील समूह ये कहते हैं। एल्केन में जो तुम्हारा हो गया, एल्केन का जो नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तुमको अगर जैसे एक नाम हो गया मिथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन के बाद 8वां के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नॉनेन, 10 के लिए डेकेन। ये सब नाम याद कर लोगे और इसी के आधार पर फिर धीरे धीरे नामकरण में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पहले नामकरण के लिए एल्कील समूह का। एल्कील समूह, एल्कील समूह, एल्कील ग्रुप, ALKYL, एल्कील, GROUP, एल्कील ग्रुप। एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करने पर एल्कील समूह प्राप्त होता है। जैसे कि CH4 हो गया, तुमको अगर मीथेन समूह होता है तो सूत्र क्या है कि एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो CH4 होता है। जैसे कि CH3 हो गया, इसमें एक इधर से कुछ भी जुट सकता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये कहीं भी जुट जाएगा तो इसका नाम हो गया मीथेन होता है। तो मीथेन में ANE जुट गया, उसके नाम में ANE जुट जाता है अंग्रेजी में एन। तो हिंदी में उसको जबकि इसमें एल्कील कहते हैं, एल्केन से एल्कील बन गया तो एल्कील तो एक उसमें क्या जुट जाता है, एल्कील। तो उसी ढंग से मीथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल। इसका क्या हो जाएगा उच्चारण, इस CH3 में जुट गया एक चीज तो इसका नाम हो गया मेथिल। मेथिल बहुत सी जगह पे इसको मिथाइल बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसका जो उच्चारण तुमको मेथिल लिखा हुआ है। इसलिए हम जब भी नाम लिखेंगे तो इसका नाम मेथिल ही लिखेंगे, मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को ही ओबे करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में इसको नाम लिखा हुआ है मेथिल, तो इसका उच्चारण मेथिल ही लिखना ज़्यादा उचित है, इसको मिथाइल कहने के बजाय। इसलिए हम लोग आगे भी इसको मेथिल ही कहेंगे। और इसमें एक कार्बन एक से यहाँ से कुछ भी जुट सकता है। उसी ढंग से जैसे तुमको था सबका उदाहरण के रूप में C2H6 होता था, C2H5 हो जाएगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल नाम हो जाएगा। तो सब में थिल लग जाएगा जैसे, तो उसी तरह से तुम C3H8 होता था, C3H7 का में ये हट जाएगा, ये कुछ भी जुट सकता है तो इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेन से बन गया प्रोपील। तो ब्यूटील, तो ब्यूटील हो जाएगा C4H9। ये सारे जो उच्चारण लिखे हुए हैं ये तुम एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही दिए हुए हैं। बहुत जगह बहुत से तुमको किताब में देखोगे ब्यूटाइल, मिथाइल, तो वो नामकरण लिखना ज़्यादा उचित नहीं है, ये ब्यूटील हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसमें नाम लिखेंगे तो तुमको सब में एल जुट जाता है, जैसे प्रोपील हो गया तुम्हारा 3 के लिए, ब्यूटील, फिर क्या हो गया पेंटील, हेक्सील, हेप्टील, सब में इल जुटते जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं जैसे कि METHYL, अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग हो गया METHYL। इथेन का मतलब इथिल का हो गया ETHYL, मेथिल हो गया ये इसका उच्चारण हो गया मेथिल, इसका हो गया METHYL, एथिल, ETHYL, एथिल। प्रोपील, PROPYL, प्रोपील। और ब्यूटील, BUTYL, ब्यूटील। तो ये तुम्हारा हो गया। और ये पेंटील, ये सब होते जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो नाम हो गया। लेकिन अगर इसमें भी अगर तुमको एक शाखा के रूप में लिखेंगे
जैसे पहले कुछ इसका नाम देखते हैं, जैसे कि अभी तक जो किए, तो जैसे इसका नामकरण क्या करेंगे, बहुत साधारण सा कुछ नाम देखते हैं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ाते हैं, कुछ जटिल को बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पर एक नाम करते हैं जैसे इसका, और कुछ विधि भी बाद में देखते हैं, थोड़ा सा एक आध सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3, तो पहले क्या करेंगे इसका नाम, ये देखो ये जो तुम्हारा 3 कार्बन का श्रृंखला हुआ, तो एक ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया, तो ये 2 नंबर पे क्या हो गया मेथिल, तो ये इसका नाम हो गया 2 पर मेथिल हो गया, 2 पर क्या हो गया मेथिल, और क्या हो गया तुम्हारा ये 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। इसका नंबर पहले लिखते हैं, इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, इसको पूर्व लग्न कहते हैं, प्रीफिक्स। और ये जो तुमको देते हैं एक संख्या और एक संख्या और एक तुमको अक्षर, दोनों को अलग करने के लिए हमेशा डैश का प्रयोग किया जाएगा बीच में। तो ये सब नाम लिखने के लिए सीखेगा। देखो 2 मेथिल, ये क्या हो गया 2 कार्बन था, इसमें 2 नंबर पड़ा, तो 2 मेथिल ये प्रोपेन हो गया। इसी तरह से अगर एक आध और नाम देखना चाहें, जैसे CH3, CH2, यहाँ पे CH हो गया, ये भी तुमको थोड़ा सा इसका नाम देख लें, CH2, यहाँ पे CH3, और ये हो गया तुमको CH2, CH3। तो अगर ये देखें यहाँ पर, तो ये तुमको ये जो मेन श्रृंखला इसको भी ले सकते हैं, और इधर से भी नंबर समान पड़ेगा 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर, तो इसको 1, ये 2, और ये कितना हो गया 3, और ये 4, और ये हो गया 5। तो इसमें क्या कितना नंबर पे आ गया, ये तुमको ये सब सीखा होगा 10 में भी, इसलिए नामकरण कैसे मैं डिटेल में पद्धति लिखता हूं अभी। तो उसके पहले ये सभी नाम देखो, इसमें 2 का होगा, जैसे कि इसका 2 कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पर नाम देखेंगे C2H5 हुआ, तो इसका क्या नाम है तुम्हारा, ये एथिल है, तो इसको कितना नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो क्या बोले थे अभी, एक अंक लिखेंगे इसको जगह दिखाने के लिए, और 3 के बाद एथिल, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया। तो अब इस तरह का जो छोटा छोटा नाम है इसका तुम लिख सकते हो। इसमें क्या है, अब जैसे कि एक तो होता है कि जैसे कि हम लोग जो लिख रहे हैं एथिल वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, C2H5 लिखे, लेकिन C3H7 जब आप लिखते हैं तो उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो उसका जाहिर है कि उसको फिर अलग से नामकरण करना पड़ेगा। जैसे देखो प्रोपेन का क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है उसके आधार पर समझते हैं। आइसो, नियो, प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब नाम होते हैं कुछ जिसको के नाम दिए जाते हैं। तो आइसो, नियो, जैसे कि इस तरह के यौगिक हैं, जैसे कि C3H8 से 2 C3H8 है तुम्हारा, तो ये तुमको क्या हो जाएगा C3H8, तो इसमें तुमको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये सब देखते हैं सीखते हैं। 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, वैसे कार्बन जिससे एक या कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं होता है, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, 1 डिग्री कार्बन ही कहलाएगा जिससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे ये होगा तुमको CH3, CH2, जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें 1 डिग्री का, 2 डिग्री का भी डिफिनेशन लिखते हैं, 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 केवली बता देंगे तुमको। तो जिससे 2 कार्बन जुटा हो, जिस कार्बन से 2 कार्बन जुटा हो, जिस कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो, 2 कार्बन परमाणु जुड़ा है। 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन से 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है, 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है,
हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है। जैसे उदाहरण आप देखते हैं यहाँ पर 1 डिग्री 3 डिग्री, जैसे क्या होगा तुम्हारा, जैसे इस कंपाउंड में ये देख लें, एक ही कंपाउंड में देखते हैं कि CH3 जैसे लिखे यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH3 आपने दिया, फिर यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, और 4 डिग्री भी हो सकता है, चारों तरफ से कार्बन हो जाए तो चलो इसे 4 डिग्री का नहीं दिए उदाहरण। 4 डिग्री कार्बन जिसका क्या मतलब है, 4 डिग्री कार्बन जिससे 4 कार्बन जुटा हुआ है, 1 से 4 डिग्री भी कार्बन हो सकता है, ये 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री 4 कार्बन जुटा हो, 4 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, 4 कार्बन जुटे हैं, 1 कार्बन से 4 कार्बन से 4 कार्बन जुटे हैं, 4 ही हो सकता है, 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो तुम्हारा कार्बन है, इस कार्बन से कितना कार्बन जुटा हुआ लग रहा है, 1 कार्बन जुटा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, C 1 डिग्री C हुआ। ये जो तुम्हारा दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं, इससे कितना कार्बन जुटा हुआ है, देखो 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर, तो ये 3 डिग्री लग रहा है। ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री ही हुआ, इसमें भी तीन तरफ से, एक के तरफ से यहाँ जुटा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है ये भी। और जहाँ तक कि इसकी बात है CH2 का, तो देखो 1 कार्बन इधर जुटा हुआ है, 1 कार्बन इधर जुटा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। इसमें 4 डिग्री कार्बन नहीं है, इसमें 1 डिग्री कार्बन है। ये 4 डिग्री होता है, जबकि 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, जब चारों तरफ से कार्बन जुट जाएगा, तो ये जो कार्बन होगा तुम्हारा, ये क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री कार्बन इसको कहते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, ये सब समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर हम लोग जैसे कि देखते हैं आइसो नियो, ये सब कैसे बनता है देखते हैं। आइसो नियो, ये सब नाम सुना होगा। तो आइसोब्यूटील, आइसोप्रोपील, इस तरह का नाम भी देखते हैं, आइसोब्यूटेन, तो ये जो तुम्हारा है आइसोब, जैसे ब्यूटेन से हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं C4H10 से प्राप्त भिन्न यौगिक की संरचना लिखें, संरचना लिखें तथा आइसोब्यूटील, आइसोब्यूटील कॉमा द्वितीयक ब्यूटील, द्वितीयक ब्यूटील, द्वितीयक ब्यूटील कॉमा तृतीयक, टर्सरी, तृतीयक ब्यूटील की संरचना ज्ञात बताएं, संरचना बताएं। तो ये देखो जैसे कि तुम्हारा है, पहले तो देख लें C4H10 से क्या वो कार्बन निकलता है। C4H10 से देखो कौन कौन बनेगा। C4H10 तो एक तो तुम्हारा चारों कार्बन लगातार दे सकते हैं आप, यहाँ पर 4 कार्बन जैसे इस ढंग से फैलेगा, 4 कार्बन दे दीजिए, 1 2 सीधा चेन में। एक तो ये ऐसा संरचना बन सकता है, इसमें हाइड्रोजन भर देंगे। एक दूसरा संरचना हो सकता है 3 कार्बन आप लगातार दे दीजिए और 1 कार्बन को यहाँ पर ब्रांच में डाल दीजिए। तो ये 3 तरह की संरचना, 2 तरह की संरचना बनेगा और कोई संरचना नहीं बन सकता है। कभी भी 1 नंबर से ब्रांच नहीं होता, 1 नंबर से होगा तो ये मेन चेन में ऐसे काउंट हो जाएगा। यहाँ और यहाँ से ब्रांच नहीं दे सकते। कभी भी क्या होगा, ब्रांच का ये मतलब नहीं था उसको एक चेन में ना ले सके हम लोग।
और सीधा टेढ़ा से मतलब नहीं होता। तो ये जब भी होगा तो इसमें दो ही चेन, बीच से ही कभी भी चेन होगा, यहां पर से साइड चेन, शाखा वाला चेन नहीं दे सकते हम लोग। अब जाता है हाइड्रोजन भरने की बात है, तो हाइड्रोजन तुम भर सकते हो। हाइड्रोजन यहाँ पे भर दो, कितना हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन होगा तो एक ही कार्बन है तो यहाँ पर CH3 लगेगा। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन है तो क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे इसमें, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे CH3। तो यहाँ भी इसी तरह से हाइड्रोजन 4 बनने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे CH3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हें, ये तुमको 1 हाइड्रोजन 3 है। तो इसमें देखो ये जो तुम्हारा है इसको हम लोग कहते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, या इसका नाम है ब्यूटेन जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में। 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो गया। और इसको हम लोग आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है, आइसोब्यूटेन। और इसका दूसरा नाम हो सकता है 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा भी लिखे थे तुमको, 2 मेथिल प्रोपेन, ये भी नाम तुम्हारा है इसका, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये आइसोब्यूटेन। तो अब जहां तक कि ये तो तुमको दो ही सूत्र बन सकता है, ये दोनों बनेगा। अब जहां तक कि देखो तुमको इससे जो है, जो तुमको प्राइमरी जो तुम्हारा है ब्यूटेन जिसको कह रहे हैं, इससे 2 तरह के, जैसे इस हाइड्रोजन को अगर ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 तरह के हाइड्रोजन इसमें देख सकते हो। अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दें तो वह ब्यूटील बनेगा, और अगर 2 डिग्री को हाइड्रोजन को यहां से हटा दें तो इससे क्या बनेगा, द्वितीयक ब्यूटील बनेगा। इसका मतलब इससे इस जो तुमको ब्यूटेन से 2 बनते हैं हम लोग, क्या क्या बनते हैं देखो। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाना, CH3 CH2 और CH2 इससे हटा दिए तो ये बन गया ब्यूटील। इसका नाम हो गया ब्यूटील, ब्यूटील इसका नाम हुआ, ब्यूटील, BUTYL, ब्यूटील। 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर, ब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर, ब्यूटेन से 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन 1 डिग्री H हटाने पर। अब ब्यूटेन से अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, 2 डिग्री हटा दीजिए, तो इसको प्राथमिक ब्यूटील भी कह सकते हैं, कभी कभी कहते हैं। और 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां पर डैश हो जाएगा, या यहां पर डैश दे दीजिए, तो ये जो तुम्हारा कहीं से जुट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटील, इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक ब्यूटील, सेकेंडरी ब्यूटील। इसका द्वितीयक का इंग्लिश होता है सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी BUTYL। 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर इसको कह सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन ब्यूटेन से हटाने पर 1-2 डिग्री हाइड्रोजन ब्यूटेन से हटाने पर। ये हो गया तुम्हारा। अब है तुमको इससे 2 बनेंगे, जिसका देखो 2 नाम करते हैं, आइसो से जो बनेंगे। एक तो 1 डिग्री हटाने पर आइसोब्यूटील बनेंगे। ये देखो आइसोब्यूटील, आइसोब्यूटील क्या हो जाएगा, CH3, ये CH तो रहेगा, इधर CH3 और इधर CH2, इधर डैश चला गया, इसका नाम क्या जाएगा, आइसोब्यूटील। आइसोब्यूटील हो गया ये। 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर, 1 डिग्री हाइड्रोजन आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री H हटाने पर, 1 डिग्री H हटाने पर। और अगर इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से देख लो, 2 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है इसमें, 3 डिग्री है तो इसे तृतीयक ब्यूटील बनेगा। इससे देखो यहाँ से ये तृतीयक 3 डिग्री हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नाम C यहाँ हट गया, CH3 और CH3, तीनों CH3 है, यहाँ से हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तृतीयक ब्यूटील। 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर इसका नाम हो गया तृतीयक, टर्शियरी। इसका नाम होता है टर्ट ब्यूटील, टर्शियरी अंग्रेजी में होता है TERTIARY, टर्शियरी ब्यूटील, टर्ट ब्यूटील, TERT भी लिखा हुआ था, टर्ट ब्यूटील। इसमें क्या था, 3 डिग्री आइसोब्यूटेन से
3 डिग्री H हटाने पर, 3 डिग्री H हटाने पर ये बनता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये सब तुमको जो कॉमन जो नामकरण का था, कौन कौन क्या होता है, कुछ नामकरण आइसोब्यूटेन इस सब का नाम लिखे शाखा में। अब है तुमको कि इसका नामकरण की पद्धति है कि आईपीएसी में एल्केन का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो नामकरण का करने के लिए के पहले ये सब कुछ जानकारियां हमने दिया कि किस ढंग से क्या लिख सकते हैं, कौन आइसो होता है, कौन तुम्हारा क्या कहते हैं आइसोब्यूटेन है, और तुम्हारा अब जैसे कि तुम्हारा ये हो गया तुमको ब्यूटेन में बना, पेंटेन में बनता है तुमको तो पेंटेन में तुम्हारा बनेगा तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन भी उसमें बनता है, एक नियो भी बनता है उसमें। तो ये तुम्हारा उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी जो है तुमको कार्बन की नामकरण क्या, तुमको कुछ जो पद्धतियां हैं जो कि सिस्टमेटिक वे में, तो पहले इतना को तुम याद कर लोगे, ये जो बताया गया अभी कौन कौन का कहते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, इन सबों की गिनती तुमने सीख लिया होगा। और इसके बाद कुछ नामकरण की जो सिस्टमेटिक जो पद्धति है, नामकरण कैसे करते हैं एल्केन का, एल्केन के नामकरण की जो सिस्टमेटिक पद्धति है, उसमें जो कुछ नियम दिए हुए हैं, कम से कम 5-6 स्टेप हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर में इसको छोड़ते हैं, इसको जो है तुम इसका कर लो, इसको पहले अभी जो है इसका तैयारी जितना पता है उसमें से कुछ इसको देख लोगे, याद कर लोगे सब नाम को। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि एल्केन का नामकरण की क्या विधियां हैं। तो इसमें एल्केन के नामकरण की क्या विधियां हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तुम लोग को जो भी तुमको जो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, जो पिछला लेक्चर वगैरह में बताए हैं, तो कभी भी ड्राइव ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के ड्राइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी चीज़ में तुमको क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, तो ड्राइव ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी तुम्हें दिक्कत होगी उसमें मदद की जाएगी। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।